हेलो गाइस, बाबा लक्ष्य हियर। अब मैं जो बोलूँगा उसको बहुत सीरियसली लेना। माई प्रिडिक्शन फॉर द गेम बिटवीन बार्सिलोना एंड एथलेटिको मैड्रिड इज, ड्रामेबाजी हो गई। अब गेम के बारे में बात करें, एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना। काफ़ी मुश्किल गेम होने वाली है क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं है कि कौन सी एथलेटिको मैड्रिड उतरेगी। वो डीमोटिवेटेड, डिफ्लेटेड एथलेटिको मैड्रिड उतरेगी जो रियल मैड्रिड से चैंपियंस लीग में हार गई, या फिर सिमियोनी इस टीम को इतना पंप अप कर देगा कि भैया हमारे पास है, हम दो कॉम्पिटिशन्स खेलने के लिए, ला लीगा एंड कोपा डेल रे का सेकेंड लेग, और इन दोनों कॉम्पिटिशन्स में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो है बार्सिलोना। इन दोनों मैचेस में हम जीतेंगे, बार्सिलोना को 2 बार हराएंगे और हम एक ट्रॉफी पॉसिबली जीत पाएंगे। तो इस तरीके की एथलेटिको मैड्रिड भी उतर सकती है, तो ये हमें देखना होगा। एक बार लीग टेबल पे भी नजर मार लेते हैं। लीग टेबल देखें तो 57 पॉइंट्स पे है रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना, एंड 56 पॉइंट्स पे है एथलेटिको मैड्रिड। बार्सिलोना ने ऑब्वियसली एक गेम कम खेली है, वो बाद में एडजस्ट हो जाएगी, बट यहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस है। तो एथलेटिको मैड्रिड अगर ये गेम जीत जाती है अगेंस्ट बार्सिलोना, तो वो सेकंड आ सकते हैं या फिर फर्स्ट आ सकते हैं, डिपेंडिंग कि रियल मैड्रिड अपना गेम जीतती है, हारती है, ड्रॉ करती है। तो यहाँ पे एक मोटिवेशन है एथलेटिको के पास कि बार्सिलोना को हराओ और वो पोल पोजीशन ले लो ला लीगा में। लेकिन अगर मैं उनके रीसेंट फॉर्म के बारे में बात करूं तो वो काफ़ी डीमोटिवेटेड है। खेटाफे के साथ वो हार गए ला लीगा में 2-1। 1-0 वो गेम जीत रहे थे, सोल्डॉक ने पेनल्टी मारी थी, फिर एंड में 83rd मिनट में एंड 90+3 मिनट्स में गोल आए और वहां पे एथलेटिको मैड्रिड की बिल्कुल ही हवा निकल गई। उन्होंने अच्छी खासी जो अपनी लीड हो सकती थी, वो टॉप ऑफ द टेबल जा सकते थे, उसको उन्होंने बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। फिर आई चैंपियंस लीग वाली गेम जहां पे वो हार गए रियल मैड्रिड से। तो 2 मैचेस उनके लास्ट काफ़ी उनको हर्ट करे हैं, स्पेशली जो बार्सिलोना वाली गेम थी वो एक हाई पे निकले थे, बट 2 गोल की लीड वहां पे भी उन्होंने गिव अवे कर दी थी। तो जो एथलेटिको मैड्रिड है ना, वो इतनी अनप्रिडिक्टेबल है ना कि आप में से ना मैं ना कोई भी, डिएगो सिमियोनी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि होता क्या है, वो उतरते हैं, आपको लगता है ये गेम भी जीत जाएंगे, बट वो क्या कर देते हैं, वो गेम हार जाते हैं। खिटाफे वाली गेम आई थॉट वुड बी एन ईजी विन। रियल मैड्रिड वाली गेम में मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था और उन्होंने इतनी ज़्यादा तगड़ी फाइट करी थी। और ये ना खासियत एथलेटिको की, व्हेन यू डू नॉट बिलीव इन देम ना, जब आपको लगता है यार यहाँ से तो एथलेटिको कुछ भी नहीं करने वाली है, या यहाँ से आपको उम्मीद है कि यार ये वाला मैच तो एथलेटिको पक्का जीतेगी, वो वहीं पे आपको वो उसका उल्टा करके दिखाते हैं। वो ना अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। चीज़ें खराब से अच्छी कैसे करनी है और अच्छे से खराब कैसे करनी है, वो एथलेटिको मैड्रिड और डिएगो सिमियोने को बहुत ही अच्छे से आता है। मैंने ना काफ़ी सारे एथलेटिको मैड्रिड प्लेयर्स का इंटरव्यू देखा, उनके सोशल मीडिया पोस्ट पढ़े, काफ़ी इमोशनल पोस्ट थे जहाँ पे वो बता रहे हैं कि हाउ दे वर फाइटिंग लाइक वॉरियर्स, बट वो अचीव नहीं कर पाए, और वो कैसे अब जो भी बची हुई चीज़ें हैं उसके लिए वो फाइट करने वाले हैं। तो यहाँ पे ना एक डिलेमा में आ गई है बार्सिलोना और एथलेटिको मैड्रिड के पास एक मोटिवेशन, एटलीस्ट इन माय ओपिनियन जो मेरे को लग रहा है कि ना वो वुंडेड वॉरियर्स है। वी ऑल नो दैट सिमियोनी ना वॉरियर्स उतारता है पिच पे, और वॉरियर्स से ज़्यादा खतरनाक होते हैं वुंडेड वॉरियर्स, बिकॉज देन दे हैव नथिंग टू लूज, दे विल फाइट टिल दे डाई। तो यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड ना हर्ट कर सकती है बार्सिलोना को, बिकॉज दे विल गिव देयर 100% इन द गेम। अब मैं बात करूं बार्सिलोना के बारे में, तो बार्सिलोना का 2025 रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा। दे आर अनबीटन दिस ईयर, बट वहाँ पे उन्होंने 3 गेम्स ड्रॉ करी हैं। खिटाफे के साथ एक गेम ड्रॉ करी है, एक अटलांटा के साथ 2-2 ड्रॉ हुआ है, एंड द ऑब्वियस एथलेटिको मैड्रिड वाला गेम फर्स्ट लेग ऑफ कोपा डेल रे जो 4-4 हो गया था, हमें जीत जाना चाहिए थी वो गेम। बट अदर देन दैट काफ़ी अच्छा 2025 रहा है। हांसी फ्लिक ने अपनी गलतियों से सीख लिया है। पहले हांसी फ्लिक गेम मैनेजमेंट में थोड़ा चूक जाते थे, जहाँ पे हमें सिट बैक करना है, डिफेंड करना है, वहाँ डिफेंड ना करके हम जा रहे हैं 3rd या 4th गोल के लिए, वहाँ पे हम गेम को गिव अवे कर देते थे। बट ये चीज़ ना अब चेंज हो गई है। आपने पहले देखी बेंफिका वाली गेम जहाँ हम 10 मैन हो गए थे, वहाँ पे उन्होंने कैसे अच्छे से टीम को सिट बैक कराया और काउंटर पे खेला और हम वो गेम जीत गए। और जो सेकंड लेग वाली गेम थी ना, हमने फर्स्ट हाफ में ही 3-1 कर दिया था, और वहाँ पे हांसी फ्लिक ने सेकंड हाफ में पता क्या किया, ही डिड नॉट गो फॉर दैट 4th गोल या 5th गोल, क्योंकि हम क्वालिफाई तो कर ही गए हैं, 4-1 का एग्रीगेट हो गया। तो क्या किया, पेड्री और फ्रैंकी डियोंग को एक रोल दिया कि आपने गेम कंट्रोल करनी है। देयर वर मोमेंट्स जहाँ पे फ्रैंकी और पेड्री दोनों जाके शॉट मार सकते थे या पास कर सकते थे, उन्होंने बॉल को पीछे खींचा और ऐसे हाथ किया कि नहीं, बॉल अपने पास रखो, गेम कंट्रोल करते हैं, लेट्स नॉट गो फॉर दैट गोल, फिर हम अगर नहीं हुआ या मिस हो गया तो काउंटर पे हम गोल खा लेंगे। तो दैट इज वेरी गुड बाय हांसी फ्लिक, जो गेम मैनेजमेंट अब करवा रहे हैं। और अगर मैं इंडिविजुअली प्लेयर्स के बारे में बात करूं तो बेस्ट फुटबॉल खेल रहा है अभी अपना पेड्री। पेड्री इस सीजन स्पेशली अंडर हांसी फ्लिक is one of the best players in the world, not one of the best midfielders, बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। वो इतना अच्छा फुटबॉल खेल रहा है, मज़े मज़े में वो कलेक्ट करे जा रहा है मैन ऑफ द मैच। पिछला मैच अगेंस्ट बेनफिका, इवन दो वी सॉ दैट अमेजिंग गोल बाय लमीन यमाल, 2 गोल्स बाय रफीनिया, बट मैन ऑफ द मैच किसे मिला?
पेड्री को मिला। ही इज़ प्लेइंग दैट गुड। पिछले 10 मैचेस में आई थिंक या 4 या 5 बार वो मैन ऑफ द मैच ऑलरेडी ले चुका है, और पेड्री अगर इस फॉर्म में रहा ना तो हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इस सीज़न जीतेंगे ही जीतेंगे। ला लीगा होगा या चैंपियंस लीग होगा, माई फिंगर्स आर क्रॉस। अब मैं बात करूँ हमारे फ्रंट थ्री के बारे में, तो यमाल एंड रफीनिया आर प्लेइंग ब्यूटीफुल। यमाल का चल रहा था गोल्ड रॉड, उन्होंने वो ख़त्म कर दिया अगेंस्ट बेनफिका, और कोई नॉर्मल सा गोल नहीं मारा, इतना ब्यूटीफुल एकदम ऐसा गोल था कि यार मैं तो जा रहा था क्रॉस के लिए, मस्ती के लिए मैंने मार दिया, और इतना ब्यूटीफुल कर्लर। और वहीं पे रफीनिया ने 2 गोल मार के टॉप स्कोरर बन गए हैं वो चैंपियंस लीग के 11 गोल्स इन 10 मैचेस। अब हम करते हैं बात, यार पॉजिटिव्स के बारे में हमने बात कर ली, प्लेयर्स इन फॉर्म है, अच्छी अच्छी बातें हो गई, बट एक चीज़ के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह हमारी एथलेटिको वाली गेम में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आई फील, और वो है द एलिफेंट इन द रूम, रॉबर्ट लेवेंडोस्की। लास्ट वीडियो में मैं खुल के बात नहीं कर पाया था अबाउट लेवेंडोस्की, बट आई थिंक इस वीडियो में मैं कर सकता हूँ, बिकॉज ये होने वाली है माय हम्बल ओपिनियन ला लीगा डिसाइडर गेम। यहाँ पे लेवेंडोस्की ने अपना फॉर्म वही कंटिन्यू किया, तो हम शायद से ये गेम में ड्रॉ कर सकते हैं या गेम हार सकते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू बी नेगेटिव हियर, बट लेवेंडोस्की का फॉर्म थोड़ा कंसर्निंग है। हमने देखा अगेंस्ट बेनफिका, जहाँ पे उनको चांसेस मिल रहे थे अच्छे खासे, वहाँ पे वो स्कोर नहीं कर पा रहे थे। उनका मोस्ट प्रोडक्टिव सीजन चल रहा है, ऑन पेपर देखें तो उनका है मोस्ट प्रोडक्टिव सीजन, 34 गोल्स वो मार चुके हैं फॉर बार्सिलोना। बट अगर हम उनका प्ले देखें, उनकी फिनिशिंग देखें, उनकी स्पीड देखें, उनकी एक अवेयरनेस देखें, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये हम 3 से 4 मैचेस में देख रहे हैं। मैंने पर्सनली लेवेंडोस्की को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है कि लेवेंडोस्की यार इतना अच्छा खेल रहा है, एटलीस्ट गोल तो मार रहा है, होल्ड अप प्ले उनका अच्छा है, लिंक अप प्ले अच्छा है ना, हमारे पास कोई ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। बट अब थोड़ा कंसर्निंग हो गया यहाँ से, फ्रॉम नाउ, जहाँ पे अब हम क्वार्टर फाइनल्स में आ गए चैंपियंस लीग के। ला लीगा में हमारे जितने भी गेम्स पड़े हैं, 10-12 जितने भी गेम्स पड़े हैं, यहाँ से अगर हमने मिस करना शुरू किया, मैच हारे, मैच ड्रॉ किए, मोराल डाउन हुआ बिकॉज कि लेवेंडोस्की फिनिश नहीं कर पाया, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम हो सकती है। एंड लेवेंडोस्की को यहाँ से फॉर्म में आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे भी करके। बट वहीं पे मैं बात करूँ हमारे दूसरे प्लेयर्स के जो हमको थोड़ा कंसर्न देते थे, वो इनफॉर्म आ गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ डैनी ओल्मो के बारे में एंड फेरान टोरेस के बारे में। डैनी ओल्मो इंजर्ड रहते थे, फिर उनको 2 से 3 गेम लगती थी एडजस्ट करने में, वापस आने में, और फिर वो फिर से इंजर हो जाते थे। उनका भी एक जेनेटिक टेस्ट हुआ है डैनी ओल्मो का, जैसे पेड्री का हुआ था, तो आई एम होपफुली, अब यहाँ से मैं होप करता हूँ कि वो ज़्यादा इंजर्ड नहीं होंगे। वहीं पे फेरान टोरेस जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल रहे थे, अंडर कॉन्फिडेंट थे, थोड़ा थोड़ा फॉर्म में आ गए हैं। ऑब्वियसली ही इज़ नॉट द बेस्ट रिप्लेसमेंट वो लेवेंडोस्की। हमने उनको ट्राई भी किया था नंबर 9 खिलाने में अगेंस्ट द एथलेटिको वाली गेम में, उन्होंने भी चांसेस मिस किए, तो ऑलमोस्ट शायद से हम फॉल्स 9 में देख लें। बाकी प्लेयर्स का फॉर्म में आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि अगर चलो लेवा नहीं है तो उनको 60-70 मिनट तक हटाया, स्पेशली एथलेटिको वाली गेम में फेरान को डाला, एंड फेरान एज अ सुपर सब हैज़ परफॉर्म्ड। या ऑल्मो को हमने आगे पुश कर दिया, नीचे हम फेरमीन ले आए, तो ऐसे हम चेंजेस देख सकते हैं अगर लेवा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वी हैव टू फाइंड आंसर्स। जहाँ पे लेवा अपने फिनिशिंग नहीं कर पा रहे, वहाँ पे वी हैव टू फाइंड आंसर्स। हम हाथ पे हाथ धरे, यू नो, वी कांट सिट लाइक दैट। जो लास्ट सीजन हमने देखा कि जहाँ पे हमारे पास चीज़ें नहीं थी, प्लेयर्स नहीं थे, वहाँ पे वी सॉ अंडर शावी की वी हैड नो आंसर्स टू दैट। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े आंसर्स ढूंढे हैं हांसी फ्लिक ने, तो उसी तरीके से हम वहाँ पे ये चेंजेस देख सकते हैं कि ऑल्मो या फिर फेरान को एज अ नंबर 9 या फॉल्स 9, तो थोड़े बहुत हमारे पास ट्वीक्स करके आंसर्स मिल सकते हैं हमें। रियल मैड्रिड अपनी गेम खेल रही है अगेंस्ट विलारियल 11 बजे सैटरडे को, तो हमें पहले ही पता चल जाएगा उनका रिजल्ट का। लेट्स अज्यूम वो जीत जाते हैं। अगर वो अपनी गेम जीत गए तो यहाँ पे प्रेशर पड़ जाएगा एथलेटिको मैड्रिड एंड बार्सिलोना पे, और जहाँ तक मैं एथलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना को जानता हूँ, वो किसी भी हालत में नहीं एक ड्रॉ एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एडवांटेज चली जाएगी रियल मैड्रिड के पास। तो दोनों टीम्स चाहेगी कि वो गेम जीत जाए। एथलेटिको मैड्रिड यूजुअली ड्रॉ से सेटिस्फाई हो जाती है, बट वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, बिकॉज वो चैंपियंस लीग में हारने के बाद अगेंस्ट रियल मैड्रिड वो उनको फिर से वो सेटिस्फैक्शन नहीं देंगे। वी ऑल रिमेंबर द कॉन्ट्रोवर्सी जो हुई जूलियन अल्वारेस की पेनल्टी वाली, तो डिएगो सिमियोनी विल नॉट गो फॉर दैट यूजुअल जो मैं ड्रॉ करके बैठ जाऊंगा। प्लस हमने देखा डिएगो सिमियोनी को कोपा डेल रे में कैसे उन्होंने बार्सिलोना को अटैक किया था, शुरुआत में 2 गोल मारे थे, तो वो सेम ही स्ट्रैटेजी से जाने वाले हैं। और वो सेट बैक करके जो हमने रियाल के साथ भी देखा कि चिल मार के बैठ गए, हम सेटिस्फाई, जो हमने फर्स्ट लेग में देखा, वैसे वाली गेम नहीं मिलेगी। एथलेटिको मैड्रिड जो है वो चढ़ के खेलेगी, और यहाँ पे मेरे को लगता है अगर एथलेटिको मैड्रिड ऊपर चढ़ी हम पे,
तो वहाँ पे बारसा को मिलेगी स्पेसेस टू रन। और हमने देखा है बाल्डे को हमने रिसेंटली, जहाँ पे हमने बाल्डे को स्पेस दी भागने के लिए, जहाँ पे हमने रफीनिया को दी स्पेस भागने के लिए, काउंटर अटैक पे हम गोल मार रहे हैं। जो हमने थर्ड गोल मारा था अगेंस्ट बेनफिका, दैट वाज बाल्डे एंड रफीनिया ऑल। इवन दो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि हाई स्कोरिंग गेम होएगी, टीम के पास चांसेस होंगे, दोनों टीम्स अपने चांसेस मिस करेगी मेरे ओपिनियन में। एक नैरो सी एक विक्ट्री होने वाली है, जो मेरी प्रिडिक्शन है वो मैं एंड में बताता हूँ, बट काफ़ी ओपन गेम होने वाली है मेरे ओपिनियन में, क्योंकि कोई भी ड्रॉ अफोर्ड नहीं करेगा। और सिमियोनी है काफ़ी गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने उनको देख लिया था, तो वो तो चढ़ के खेलेंगे। और बार्सिलोना को अगर आप दे दोगे स्पेसेस, तो आप वहाँ पे कमिट करोगे सुसाइड, जिस फॉर्म में बार्सिलोना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम होने वाली है, देखते हैं क्या होता है। 2-1 और 1-0 नैरो विक्ट्री फॉर बार्सिलोना। जय बारसा बाबा की। सो गाइज, दिस वॉज माई प्रिव्यू फॉर द गेम बिटवीन एथलेटिको मैड्रिड एंड बार्सिलोना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताओ आपको ये मेरा बाबा लक्ष्य वाला रूप कैसा लगा। अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, मैं बार्सिलोना के बारे में कवर करता रहूँगा। और जैसे ही मेरे को और टाइम मिलेगा तो मैं रियल मैड्रिड और दूसरे क्लब्स जो आपको पसंद है उन सब के बारे में भी थोड़ी थोड़ी कवरेज शुरू कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बारसा सेम्परा।